हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप सो तुम लोग सब बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। ठीक है। और आप केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर सारे देख चुके होंगे। ठीक है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आना भी चाहिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, चलो बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक अपन कोवेलेंट की काफ़ी थ्योरीज कर चुके हैं। आज अपन आयनिक बॉन्ड करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो बचपन से आता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। Na+Cl- के बीच में एक बॉन्ड बचपन से पढ़ा है। तो तेने बचपन में मास्टर्स पढ़ाते थे कि ऐसे एक्सचेंज कर दो तो NaCl बन जाएगा। Mg+2O-2 के बीच में बनाओगे तो MgO बन जाएगा। टू टू कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बताया बस हमें। ठीक है। एक और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम+3 और Cl- के बीच में बनेगा तो ACl3 बन जाएगा। हाँ या ना। क्या बात समझ में आ रही है? आई थिंक सो सबको इतना बेसिक आता होगा। ठीक है। अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड अपने बन रहे हैं। अब आयनिक बॉन्ड जो है वो अपने आप में कोई बॉन्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ जनरली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केटायन और एनायन के बीच में। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, अब देखो, एक बॉन्ड बनने के लिए दो चीज़ें जरूरी है। कैटायन, कैटायन कैसा होना चाहिए आपका? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब जितना जल्दी वो कैटायन बना सके, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और एनायन की आपकी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बात समझ आ रही है क्या बेटा जी? ओके। जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या आ जाता है? आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। क्या बात क्लियर है? चलो बढ़िया, इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड। लिख देता हूँ ना, पोटेशियम भूल गया, रट के नहीं आया था ना मैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। देखो, ऐसे क्वेश्चन करते टाइम सिंपल होता है, एनायन को फिक्स कर लो। फ्लोरीन की यहाँ पे, अब लिथियम की यहाँ है, टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होती जाती है। तो मान लो सीजियम यहाँ पे, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? इसमें। याद रखना, सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक कंपाउंड होता है अपना। ठीक है। अब इसी में दूसरा कर लेते हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। लिथियम आपका फिक्स है, आयोडीन यहाँ है, ब्रोमीन। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना। फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आएगा? लिथियम फ्लोराइड में। क्लियर हो रही है क्या चीज़ें? क्लियर है ना भाई? क्या है, एक चीज को फिक्स कर लो और दूसरे को उसके रेफरेंस में देखो। अब इतना तो पता है ना, टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। हाँ या ना? क्लियर है क्या? चलो गुड, दो एग्जांपल से समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अब एक चीज है कि भाई साहब, एक चीज बताओ आप कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। देखो, जिंदगी में कोई भी चीज अपने आप क्यों होती है? तुम IIT के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हो, या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें IIT के लिए प्रिपेयर क्यों करा रहे हैं? कि मान लो आप 2-5 लाख रुपए लगा के, जितने पैसे खर्च करके कोटा में आके आप IIT की तैयारी कर रहे हो, या कहीं पे भी आप IIT का अपना 2 साल दे रहे हो, तो आपको पता है यार ये तो मेरे 1 या 2 महीने की सैलरी होगी। हाँ या ना? फाइनली आउटपुट जितना ज़्यादा बेटर आएगा, आपको क्या कहते हैं, उतना ही ज़्यादा खुशी। हाँ या ना? अगर सोचो, तुम ऐसे 5 साल जॉब लग के पढ़ो, मतलब बचपन से पढ़ रहे हो तुम। ठीक है। अब मान लो 21 साल में नौकरी लगे, 2-5 हज़ार रुपये मिले तुम्हें, तो तुम पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सच्ची बात है सर। पैसा कमाने के लिए पढ़ ही रहे हैं सब कुछ। हाँ या ना? इस वजह से लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखो, एक आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। पहली चीज होती है केटायन का फॉर्मेशन। गैस है, ठीक है, सब गैस है। तो यहाँ पे अपन को क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये अपन को पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक बोले तो एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरा है एनायन का फॉर्मेशन। ये अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो ये अपना क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। और लास्ट होती है अपनी लैटिस एनर्जी। ये क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा अभी आराम से, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई इतनी परेशान होने वाली, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। लैटिस एनर्जी क्या है? M+ गैस और हैलाइड माइनस गैस दोनों मिलके आपको क्या दे रहा है? MX
सॉलिड। क्या बात क्लियर है क्या? अगर ये दोनों मिलके आपको mx सॉलिड दे रहे हैं, मतलब गैसीय आयंस मिलके अगर आपको 1 मोल सॉलिड दे रहे हैं, ठीक है, 1 मोल क्रिस्टल, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोल देंगे? लैटिस एनर्जी। अच्छा, ओवरऑल क्या होनी चाहिए? ये एंडोथर्मिक है। ओवरऑल क्या होना चाहिए कि अपनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कोई भी प्रोसेस कब होगा? जब अपने आप एनर्जी रिलीज हो। तो यहां से, क्योंकि कोई भी प्रोसेस और आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है, यानी देनी पड़ती है। और सोचो, जितना इनपुट कम लगे और आउटपुट जितना ज़्यादा है, क्या उतनी खुशी? अरे भयंकर खुशी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी अपनी हाई होनी चाहिए। और लैटिस एनर्जी भी अपनी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? बोलो नालायकों, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? चलो, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, अपन वापस डिटेलिंग पे ही आ जाते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है वो वापस मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, क्या होती है? गैस कैटायन, एनायन का भी गैस, कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड मिलने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी गैसीय आयन से इस प्रोसेस में, उसे क्या बोल देंगे अपन? लैटिस एनर्जी। अच्छा देखो, लैटिस एनर्जी को अगर इधर से डिफाइन करते हैं तो अपन को क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा डिफाइन करता हूँ, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 मोल को उसको गैसीय आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या बोल देंगे? लैटिस एनर्जी। हाँ या ना? डेफिनेशन वगैरह सब आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा, इधर से डिफाइन करूंगा तो। क्या बात क्लियर है? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव आप समझ ही रहे हैं। अब आपका जो लैटिस एनर्जी है बेसिकली क्या है? केटायन और एनायन के बीच में जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? हाँ या ना? मान लो आप और आपके दोस्त की दोस्ती बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, मतलब आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी है कि 10 रुपए के चक्कर में आप उसके झापट दे सकते हो। 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। कीमत तो आपके दोस्त की 2 रुपए की है। ठीक है, मान लो आपकी जितनी ज़्यादा आपकी दोस्ती अच्छी है, क्या मुझे उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको उसके थप्पड़ मारने के लिए? हाँ या ना? क्या 10 रुपये में काम हो जाएगा? हाँ, दोस्त को तो बिना बात भी मार सकते हैं ना। और पैसे मिल रहे हैं 10 रुपये, वो भी बहुत है उसको, तो वो तो दिन भर फालतू तो मारते ही हैं। क्या बात समझ आ रही है? चलो बढ़िया। तो अच्छा, अब ये इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अपन को पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्या लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी? भाई जितनी ज़्यादा अच्छे से दोनों चीज़ें मिली हुई होंगी, कैटायन एनायन, उतनी ज़्यादा अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला तो आई थिंक सो सबको पता है, कि Q1 Q2/R²। अच्छा, तो यहीं से मैं सीधी चीज़ लिख सकता हूँ, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। लैटिस एनर्जी देख के यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या बात क्लियर आ रही है क्या बेटा? ओके, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं पहले। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड, मैं बार बार पोटेशियम वाला भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो, एनायन तो सेम है, केटायन का साइज इसका ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, खत्म। अब मान लो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड ले लो, वापस वो लिथियम क्लोराइड ले लो, समझ में आ गया? केटायन सेम है, एनायन जिसका सबसे ज्यादा कम बड़ा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो लैटिस एनर्जी। देखो बेटा, जो कनेक्टिविटी में ला रहा हूं ना, ये ऐसी की ऐसी तुम्हें होनी चाहिए। भाई लैटिस एनर्जी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। अब अपन ये दो एग्जांपल तो चार्ज साइज के हो गए, इसके कर लेते हैं। लिथियम फ्लोराइड BF2 और BF3, समझ में आ रहा है? यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। यहाँ तो सब पे -1 है, एनायन तो सेम है इसी, जिस पे चार्ज ज़्यादा Na2O और MgO। आपको ये मत कह देना यहाँ पे 2 है, गधों। ये +1 -2, समझ में आ गया ना? तो इसका ज़्यादा आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? अरे नालायक को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। NaCl, MgCl2, ACl3, हाँ या ना? तो यहाँ पे +3 है, एनायन देखो सेम है। पहले जो चीज़ सेम है उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो अलग है ना उसको कंपेयर करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ,
ऐसी बातें तो तुम्हें बहुत ही समझ आ रही है। किसी बच्चे को नहीं आया तो मैं वापस समझा देता हूँ कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक लैटिस एनर्जी क्या है कि उस बॉन्ड को बनने में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। या तो ऐसे सोच लो, या तो आप क्या करो, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में पढ़ लो, ये जो नीचे मैंने एरो लगा रखा है, या फिर आप इस डायरेक्शन में पढ़ लो। बात एक ही है, यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होगी और इधर से डिफाइन करूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आयनिक कंपाउंड को तोड़ना है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी, और जो एनर्जी दे रहा हूँ वही तो लैटिस एनर्जी है। अरे हाँ या ना यार, मर तो नहीं गए तुम लोग? अरे बोलोगे हाँ या ना? क्लियर है क्या? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अपन को पता है के क्यू वन, तो वही लैटिस एनर्जी हो जाएगा। उससे ऐसी चीजें कनेक्ट करोगे तो पूरी केमिस्ट्री बहुत इजीली याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहला एक चीज बताओ, फिजिकल स्टेट पे बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बताओ कौन सा बॉन्ड, कैसे फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी? सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास में होता है ना, तो ऑफकोर्स कौन सी होगी? सॉलिड होगी, हाँ या ना? दूसरी चीज आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। ठीक है, अगर सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये क्या होंगे? हाई होंगे यार, सिंपल। क्या बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना नालायकों? नेक्स्ट चीज आ जाती है कंडक्टिविटी। देखो आयनिक बॉन्ड सुन के ना माइंड में, या आयनिक कंपाउंड सुन के क्या आता है कि यार आयन है, और तुम्हें तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फ्री आयंस की वजह से। तो अपन को भी ऐसा लगता है कि हाँ यार आयनिक कंपाउंड भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करेंगे। लेकिन बेटा जी क्या है, NaCl फिक्स है, वो पहले से बॉन्डेड है, फ्री थोड़ी है। लेकिन जब आपको इसको एक्वस में डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ और Cl-, तब ये अलग अलग होंगे। तो ये एक्वस स्टेट में आपकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। ठीक है ना, सॉलिड फेस में नहीं करेंगे। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे मरोगे क्या एक दो? चलो नेक्स्ट चीज आ जाती है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो आयनिक कंपाउंड जो है आयन एक्सचेंज रिएक्शन देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे AB- लिखा है प्लस CD लिखा है, मतलब ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, CB बन जाएगा, सीधा बस आयन एक्सचेंज हो गए। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? मतलब ये वैसा डेटिंग जैसा है, जैसे डेटिंग में क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी है, फटाफट चेंज हो जाता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा पैचअप हो गया, ठीक है, कि मैं नई बना ली, मेरा नया बन गया, ठीक है। वैसा है ना, वैसा ही यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आपका कोवेलेंट है, अगर आपने जो 12th या 13 के बच्चे हैं वो आराम से समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसमें पहले क्या होगा, कार्बो टूटेगा। मान लो ये ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पूरा ही पढ़ा देते हैं। पहले कार्बोकेटायन बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट लगेगी यहाँ पे, ठीक। फिर अब यहाँ पे आके H2O जुड़ेगा। अब देखो लंबा प्रोसीजर है ना, ये तो वैसा वैसा सीन हो गया कि ये तो नॉर्मल आपकी डेटिंग जो चल रही है वो चीज़ है। आयनिक बॉन्ड में तो जो आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड जो रिएक्शन कर रहे हैं वो तो क्या है, बिल्कुल आयन एक्सचेंज, फटाफट एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट में क्या है, बिल्कुल वैसा है कि पहले आपका डिवोर्स होगा, फिर आप इंटरमीडिएट बनोगे, फिर आपका किसी दूसरे से रिश्ता होगा, तो प्रोसीजर लंबा चलता है ना डिवोर्स होकर शादी का। और यहाँ तो क्या ब्रेकअप हुआ, पैचअप हो गया, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। और क्या इतनी प्रॉब्लम थोड़ी है, कानूनी कार्रवाई नहीं है ना यहाँ पे, कानूनी कार्रवाई नहीं है, बंद हो गई कानूनी कार्रवाई। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट चीज आ जाती है, क्या ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्या? नहीं, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड क्यों शो नहीं करते भाई? आइसोमेरिज्म शो वो लोग करेंगे जिनको डायरेक्शन से मैटर है। सोडियम के पास में Cl- इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयनिक
कोवेलेंट में पढ़ता है, इसी वजह से तो अपन उसके लिए जी ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है, आयनिक बॉन्ड को डायरेक्शनल से कोई मतलब नहीं होता है। क्या बात समझ आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। ये क्या शो करते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। पता है नंबर वंबर में गलत डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि शक्ल एक जैसी दिखनी चाहिए। इसको मैं बाद में आपको डिटेल में समझा दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओके, नोट्स में तो लिखा है बट मैं इसको समझा बाद में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है सोलिबिलिटी। देखो अभी क्या है, सोलिबिलिटी ऐसा है कि देखो जो जैसे होते हैं ना वो वैसों में घुलते हैं। जैसे मान लो कि आईआईटी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के जनरली जेई वाले दोस्त होंगे, डॉक्टरों के जो नीट वाले उनके वही होंगे, कॉमर्स वालों के कॉमर्स वाले रहेंगे, आर्ट्स वालों के आर्ट्स वाले रहेंगे, छपरियों के छपरी दोस्त रहेंगे, ठीक है, हाँ या ना? अरे और क्या, छपरी लोगों के छपरी तो दोस्त रहेंगे, कोई डंगा आदमी थोड़ी दोस्त रहेगा उनका, डंगा आदमी थोड़ी दोस्त रहेगा। जैसे अभी कुत्ते हैं तो कुत्तों के कौन दोस्त होते हैं, कुत्ते होते हैं। इंसानों के कौन दोस्त होते हैं, इंसान होते हैं। पर आजकल क्या है, कुछ लोगों के कुत्ते भी होते हैं, ठीक है। अरे मतलब कुत्तों की गलत फहमी नहीं। देखो मेरे को क्या है ना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरा क्या सीन है, मुझे जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं ना, मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि इंसान लॉयल नहीं होते, तो सोचो वो इंसान कितना वैसा हुआ कि उसको पूरे इंसानों में कोई इंसान अच्छा नहीं मिला। कितनी गजब बात है कि उसको पूरी दुनिया में कोई इंसान अच्छा नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? यार तुम में गलती है भाई। हाँ, तो अब कुत्ते को तुम इस वजह से बोल रहे हो कि वो लोयल है, मतलब तुम उसके साथ बुरा भी कर दो कि तो भी वो साथ रहेगा इस वजह से। तो यार इंसान बेवकूफ नहीं है ना, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? चलो बढ़िया। तो लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, जो जैसे होते हैं उनमें वैसे ही लोगों में घुलते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक, क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? हाँ या ना? अब यहाँ पे एक चीज मैं बैलेंस आउट करता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी एक कॉन्सेप्ट चलता है। हाइड्रेशन एनर्जी बोल दो या सोल्वेशन एनर्जी बोल दो? देखो जैसे ही आप किसी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को, मान लो NaCl को ही आपने पानी में डाला, पानी में डालते हैं तो इसे हाइड्रेशन बोल देते हैं क्योंकि वाटर होता है। या फिर अगर कोई नॉर्मल सॉल्वेंट है तो सोल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं। क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? इसकी कैलकुलेशन वगैरह पे अपन सब देख लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो जैसे इसको पानी में डाला, इसको माइनस प्लस ऐसे, वाटर को मैं डाइपोल से समझा रहा हूँ, वाटर डाइपोलर होता है, ठीक है ना। लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि पोलर कंपाउंड पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? चलो हाँ है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बताओ विद्यार्थियों यार। नहीं है? चलो बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ सीखो। देखो हुआ क्या कि अपन ने Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस से एक कंपाउंड बनाया, NaCl सॉलिड। अब इसको अपन ने वापस डाल दिया पानी में। ये अपनी थी लैटिस एनर्जी और ये है अपनी हाइड्रेशन एनर्जी। अब एक चीज बताओ, कोई कंपाउंड डिसॉल्व कब होगा? देखो ऐसा सोचो कि तुम्हें एक चीज को, जैसे NaCl को बनाने में आपको कितनी एनर्जी लगी? लैटिस एनर्जी। और उसको तुम बेच रहे हो, वापस बेच ही रहे हो ना। जैसे किसी चीज को 100 रुपए में बनाया, तो क्या 90 रुपए में बेच दोगे क्या? हाँ, कोई गधे ही होंगे, तुम 90 रुपए में बेच दोगे तो कोई नहीं बेचेगा, उसको महंगा बना के ही बेचेंगे। तो अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड सोल्यूबल है। अगर रिवर्स हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी कम आ रही है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन सोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूबल है। क्या बात समझ आ रही है क्या? इसका थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया जेई में, और फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है? बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सोल्वेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर करें। तो मैं सिंपल तरीके से पहले एक दो चीजें मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, तो ऐसे समझ लेना, ठीक है। एक चीज बता, एक छोटा सा एटम है और बड़ा सा एक एटम है।
एक बाल्टी पानी में कौन अच्छे से नहाएगा? तू कह रहा है ये अच्छे से नहाएगा, हाँ या ना, छोटा वाला। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। क्या बात समझ आ गई? समझ में आया ना? ऐसा सोच ले, एक छोटा सा कोई बच्चा और एक मान ले कोई बहुत बड़ा दानव दैत्य टाइम आदमी है, तो कौन ज़्यादा एक बाल्टी पानी में नहा पाएगा? एक छोटा सा बच्चा आराम से नहा लेगा, बढ़िया बिग बिग के, ठीक है, टब की तरह नहा लेगा उसमें। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ ऐसे समझ कि एक पे +1 चार्ज है, एक पे +2 चार्ज है और एक पे +3 चार्ज है। वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जिस पे चार्ज ज़्यादा है, चाहे प्लस हो या माइनस, फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। भाई डाइपोल मोमेंट प्लस है तो प्लस की साइड से आ जाएगा, और मान ले मतलब नेगेटिव है तो प्लस की साइड से आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड से आ जाएगा। समझ आ रही है ना? मतलब क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके। और एक और चीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का 80 होता है, याद रखना। मतलब ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना सा याद रख लेना। क्या बात क्लियर है क्या? अरे बोलो यार, मर तो नहीं गए तुम लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को आराम से समझ आ जाए। लिथियम प्लस सोडियम प्लस रुबीडियम सीजियम, करते जाओ, खुद करो इसे। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, लिथियम लिखता था, रुको। समझ आ गया? ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया मैंने? आई थिंक सो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, एक बार ये भी कर लो, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट। जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। क्या बात क्लियर है? अब इसके बाद समझ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ हाइड्रेशन एनर्जी। एक चीज़ बता बेटा, ये तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे HE। क्या बात क्लियर? फैक्टर्स नोट्स में चार सारी चीज़ें आपको बहुत सीक्वेंस में मिल जाएगी। लास्ट क्लास में तो मैंने MOT आपको पढ़ाया भी वैसे ही था, ठीक है। अब देख एक चीज़ बता, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक ये इतना बड़ा। अब मान ले जब ये नहाएगा, दोनों नहाएंगे, तो इस पे वाटर मॉलिक्यूल्स की ऐसे लेयर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ऐसे। लेकिन यहाँ तो एक ही लेयर बन पाएगी क्योंकि ये तो खुद ही इतना बड़ा है। तो ओवरऑल हाइड्रेटेड आयन की साइज किसकी ज़्यादा हो जाएगी? जैसे मान लो ये लिथियम प्लस है और ये सीजियम प्लस है, तो एक्वस में देखो लिथियम प्लस सोडियम प्लस रुबीडियम प्लस, नॉर्मल तो साइज ये होता है नॉर्मल में, लेकिन अगर मैं एक्वस में ले लूँगा तो ऑर्डर क्या ये हो जाएगा? समझ आ गया क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, पीड़ा, एक्वस में है ये, ठीक है। और ये अपना गैसीय फेस में। क्या बात क्लियर है क्या बेटा जी? अच्छा एक चीज़ बता, अब बता कि जो इंसान मोटा हो जाएगा, अब कौन मोटा हो गया? ये। अब मोटा हो जाएगा तो ये भागेगा ज़्यादा क्या, या ये पतला वाला ज़्यादा भागेगा? एक्वस में बात हो रही है अब, ठीक है ना? याद रखना बात किस में हो रही है? एक्वस में। ये तो मैंने आपको समझाया था, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस वजह से। क्लियर है? तो ये मोटा हो गया तो ये भाग पाएगा क्या ज़्यादा अच्छे से? नहीं, ये नहीं भाग पाएगा। ये नहीं भाग पाएगा तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? हाइड्रेटेड आयन की साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा अगर सोच मोबिलिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। तो फिर तो आगे खुद समझदार है ही सही। जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? किसी को डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो, मर जाओगे किसी दिन मुझसे, हाँ या ना? क्लियर है क्या? चलो यहाँ पे आज अपना आयनिक कंपाउंड की सारी थ्योरी खत्म होती है। मैं नोट डाल दूंगा, कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से कर लेना, ठीक है। सारे नोट्स अच्छे से कर लेना, और जिस तरीके से मैंने कनेक्ट करके पढ़ाया, आई होप सो आप भी उसी तरीके से पढ़ते होंगे, ठीक है। मैं हर चैप्टर को ऐसे
कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक को। मैं एंड में एक बार रिवीजन क्लास भी ले दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा, सब अपना ध्यान रखो और खुश रहो, ठीक है। थैंक यू सो